छात्रों, अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड तो उसके बाद उसके जलापटन से प्राप्त न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है। तो न्यूक्लिक एसिड को पेंटोज शर्करा की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया। एक को कहा गया डीएनए और दूसरे को कहा गया आरएनए। अब डीएनए और आरएनए क्या होता है इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड इसे पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर के आधार पर, ठीक है, पेंटोज शुगर के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है कह सकते हैं इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाने का पेंटोज शुगर के आधार पर दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। तो डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है, इसलिए इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। कौन सी शर्करा पाई जा रही है? डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जा रही है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसी प्रकार हम आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोज शर्करा पाई जा रही है, राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर। और तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को पेंटोज शर्करा की उपस्थिति के आधार पर या पेंटोज शर्करा के प्रकार की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया, डीएनए और आरएनए। अब हम अलग अलग डीएनए आरएनए के बारे में जानेंगे। अपने इस वीडियो में हम डीएनए पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं डीएनए क्या कराता है। डीएनए की बात कर लेते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए जैसा कि हमने इसका पूरा नाम बताया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, इसमें कौन सा शर्करा पाई है? डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बारे में कहा जाता है कि यह विषाणुओं को छोड़कर, कुछ विषाणुओं को छोड़कर, इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर, ठीक है, कुछ विषाणुओं को छोड़ दे तो यह क्या है? सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मतलब कुछ जीवाणु से तात्पर्य है कि पादप, कुछ विषाणु से तात्पर्य यहाँ पे है पादप विषाणु। तो पादप विषाणुओं को अगर छोड़ देते हैं तो अन्य सभी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक, जैसे कि हम बता सकते हैं यह, अब जो डीएनए होता है यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
किसे पाया जाता है? यह सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। कहा जाता है कि सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या ये पाया जाता है, किनको छोड़कर? विषाणुओं को छोड़कर। इसके बाद इसके बताया गया है कि यह जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यह आधुनिक कोशिका कहलाती है, जिसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता था, हरितलवक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाए जाते थे, मतलब कोशिका में उपस्थित थे, केंद्रक झिल्ली में उपस्थित थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए यह हरितलवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से किन में डीएनए पाया जाता है, तो आपको ये जोड़ियां दी होंगी, तो आपको इन जोड़ियों को पहचानना हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरितलवक में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। इनमें भी डीएनए पाया जाता है। केंद्रक की अगर बाहर की बात करें, केंद्रक के अतिरिक्त तो किसे पाया जाता है? हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। जो केंद्रक में डीएनए होता है ये सामान्य तौर पे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो केंद्रक का डीएनए होता है, केंद्रक का डीएनए, केंद्रक में डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अब जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था, केंद्रक के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो उसमें डीएनए पाया जाता है वो किसका बना होता है, कौन से प्रोटीन का बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो केंद्रक में जो डीएनए पाया जा रहा है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए के बारे में बताया कि जो डीएनए होता है यह दोहरी स्टैंड, मतलब इसमें दोहरी श्रृंखला होती है। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की दोहरी श्रृंखला होती है, एक और दो स्टैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यह डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। मतलब इसमें दो स्टैंड होते हैं, एक और दो, दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। और ये आपस में क्या होते हैं? वलयाकार होते हैं। इसके सूत्र आपस में वलयाकार होते हैं। वलयाकार होने से तात्पर्य है कि आपस में लिपटे हुए होते हैं, कुंडलित होते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे इकोलाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे इकोलाई, इस्चरिचिया कोलाई कहते हैं इसको। इकोलाई से तात्पर्य है इस्चरिचिया कोलाई। ये प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसका आनुवांशिक अभियांत्रिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये प्रकार का जैव तकनीक का टूल कहलाता है। ये हम जब जैव तकनीक पढ़ाएंगे तो इसके योगदान के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वर्तमान में क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो इकोलाई है, इस्चरिचिया कोलाई है, एवं अन्य और भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवाणु कोशिका होती हैं, एवं अन्य जीवाणुओं में पाया जाने वाला डीएनए इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे इकोलाई एवं अन्य जीवाणुओं में केवल एक ही डीएनए पाया जाता है। कह सकते हैं यहाँ पे जीवाणुओं में केवल एक ही डीएनए पाया जाता है।
मतलब कह सकते हैं कि जीवाणु कोशिकाओं में जैसे इकोलाई या अन्य जीवाणुओं की बात करें तो उनमें जो डीएनए की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, केवल एक ही होती है। इसलिए इसमें कहा गया कि स्पष्ट रूप से कि जीवाणु में केवल एक ही डीएनए पाया जाता है, 1 2 3 4 गुणन नहीं होता। उसी का गुणन होने के पश्चात पहले वाला समाप्त हो जाता है, फिर नया बन जाता है। तो केवल एक ही डीएनए पाए जाते हैं। इसके बाद एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया 5x174 में एक स्टैंड पाया जाता है, मतलब ये एक अलग से ही, ये रेयर केसेस हो गया कि वह जीवाणु या उसे जीवाणु का नाम बताएं जिसमें केवल एक स्टैंड वाला डीएनए पाया जाता है। तो उस जीवाणु का नाम क्या है? 5x174। ये ऐसा जीवाणु है जिसमें डीएनए केवल सिंगल स्टैंड अर्थात आरएनए के समान पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा की थी। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की संख्या उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले वाले पॉइंट में हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केवल एक ही डीएनए पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, विकसित कोशिका और आधुनिक कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो केंद्रक में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है वो डीएनए और गुणसूत्र दोनों की संख्या बराबर होती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो डीएनए की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। तो दोनों बराबर होते हैं। कौन? अगर केंद्रक में डीएनए स्थित है तो केंद्रक का डीएनए और गुणसूत्रों की संख्या लगभग बराबर होगी। इसके बाद डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहा जाता है। मतलब जो डीएनए है बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी इसे कहते हैं हम। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजनस क्षार है आपको थोड़ा समझ लेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार, अगर नाइट्रोजनस क्षार की बात करते हैं तो इसमें प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन प्लस ग्वानिन होता है, ग्वानिन, जिसे हम A+G लिखते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन होता है A+G। और पिरामिडिन की बात करते हैं, तो पिरामिडिन के रूप में से पाया जाता है साइटोसिन और प्लस से पाया जाता है थाइमिन पाया जाता है, अर्थात इसको हम C+T भी बताते हैं। तो जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस क्षार के रूप में, प्यूरिन के रूप में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, और पिरामिडिन के रूप में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए की संरचना को समझाने के लिए वाटसन ने क्रिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिस पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। यह सभी जीवों में या सभी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप पाया जाता है। इनको छोड़कर कुछ विषाणुओं को छोड़कर क्या होता है? सभी में क्या होता है कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से केंद्रक, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं।
डीएनए दोहरे स्टैंड अर्थात दो सूत्रों का से मिलकर बनी संरचना है, लेकिन इसके जो सूत्र होते हैं ये आपस में वलयाकार होते हैं, आपस में लिपटे होते हैं, कुंडली के समान होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे इस्चेरिचिया कोलाई और अन्य जो जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं उनमें क्या होता है कि केवल एक ही डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की संख्या केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। बैक्टीरिया 5×174 केवल एक स्टैंड वाला जीवाणु है जिसमें केवल एक ही डीएनए के स्टैंड पाए जाते हैं। इसके बाद डीएनए बहुत सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं। और इसमें जो नाइट्रोजनस क्षार होता है वो नाइट्रोजनस क्षार के रूप में जो प्यूरिन है वो प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन के रूप में पाया जाता है, जबकि पिरामिडिन के रूप में ये साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसकी विस्तृत संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। साथ ही में चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे। धन्यवाद।